मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी TDA में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मैथमेटिक्स का जो कि बेनिफिशियल है NDA के लिए, और मोस्ट ऑफ प्रोबेबली ये NDA के लिए ही मींस डेडिकेटेड है, क्योंकि क्रेमर रूल्स जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम आज डिस्कस करेंगे क्रेमर रूल्स पे, जो कि बहुत ही मींस कह सकते हैं प्रॉफिटेबल टॉपिक है फॉर मीन्स यदि मैं बात करूँ NDA के लिए। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि क्रेमर रूल्स क्या होता है। क्रेमर रूल्स में हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस एंड होमोजीनियस मैट्रिसेस। उसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नॉन फाइनाइट सॉल्यूशंस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्रेमर एक क्या थे, हमारे एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो है एक रूल बताया मैट्रिसेस को सॉल्व करने का, अगर जो मैट्रिसेस हमारे किस इक्वेशंस के फॉर्म में दिए गए हों तो। ठीक, तो उसमें से एक है क्या, नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस। तो नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर जो आपको कहीं पर इस तरह का फॉर्म दिखे, मीन्स A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू D1, मीन्स ये सब क्या है, एक कांस्टेंट, ये वेरिएबल्स हैं। इनकी जगह पे कोई आप नंबर ले सकते हैं या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक, और होमोजीनियस मैट्रिसेस पहचानने का क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर D1 D2 D3 करके दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ आपको होमोजीनियस में क्या होगा, जीरो के फॉर्म में दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर सब में क्या है, 0 0 है। ठीक, तो होमोजीनियस मैट्रिसेस पहचानने का सबसे आसान तरीका यानी कि उसके इक्वल में जो होगा वो 0 दिया गया होगा, और अगर जो वो नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस है तो वो उसके इक्वल में D1 D2 या फिर कोई वेरिएबल दिया गया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के हम वीडियो देखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन फाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन को हम और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को हम जीरो सॉल्यूशन, ठीक, जीरो सॉल्यूशन, और इसको हम और भी कहते हैं जीरो सॉल्यूशन, और या तो ट्राइबल सॉल्यूशन, पढ़े होंगे आप लोग, ट्राइबल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम यूनिक सॉल्यूशन को या तो जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्राइबल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसी तरह हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन को नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन कह सकते हैं। किसको हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को नॉन जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन कह सकते हैं। वहीं हम यूनिक सॉल्यूशन को क्या, जीरो सॉल्यूशन एंड ट्राइबल सॉल्यूशन भी कहा सकते हैं। तो इस तरह से आपको मीन्स ये पूछ सकता है कि जैसे आपको दे दिया गया कि बाय यूजिंग क्रेमर रूल्स, ये इक्वेशन दे दिया गया है, मीन्स दिस इक्वेशंस डिनोट्स व्हाट। ठीक है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और नन ऑफ दीज भी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो हमने जान लिया यूनिक सॉल्यूशन, ट्राइबल सॉल्यूशन एंड नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। ठीक, इसके नाम आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एक ये रूल जान लीजिए तो आपका मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो फिक्स है होना NDA में। ठीक, तो चलिए अब इसको हमें सॉल्व करने का एक वे बताया इन्होंने, मीन्स एक तरीका दिया। क्या दिया उन्होंने, कहा कि अगर जो हम इन सब के मीन्स इन सब के जो कोफिशिएंट दिए गए हैं इन इक्वेशंस के, उनसे अगर जो हम एक क्या बनाए, मैट्रिक्स बनाए। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम किससे, D से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, D से डिनोट करेंगे। ठीक है, D से डिनोट करेंगे उस मैट्रिक्स को, किसके, इनके जो हमारे दिए गए हैं क्या, कोफिशिएंट है। ठीक, यानी कि A1, और जो मीन्स x का कोफिशिएंट है तो वो एक कॉलम में लिखा जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट है वो एक कॉलम में लिखा जाएगा, एंड c का कोफिशिएंट जो है वो एक कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पर A1 हो गया, तो इसको यहाँ फिर A2 हो जाएगा, यहाँ A3 हो जाएगा। ठीक, A3 हो गया। इसी तरह B1 को हम क्या लिखेंगे, B1 हो गया, B2 हो गया एंड B3 हो गया।
फिर इसी तरह हम क्या लिखेंगे, C1 C2 एंड C3। ठीक, तो ये हमारा क्या एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक, इसी तरह हमें और भी मैट्रिसेस बनाने होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको D1 D2 D3 दिया है ना, इसी तरह से हम और सारे मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, फिर अभी हम इस पर तो आएंगे ही, क्योंकि यही हमारा क्या है, मेन है इस क्रैमर रूल का। ठीक, तो जैसे कि अब देखिए यहाँ पर क्या है D1 D2, इस तरह से आपका ये बन गया क्या, एक D बन गया। ठीक है, इसको हम D से डिनोट करेंगे। ठीक, इसी तरह अब हमारा बनेगा और सारे मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक, कौन कौन से बनेंगे वो भी देख लीजिए। पहला बनता है D1। ठीक, इन सबको लिखने का एक मीन्स कह सकते हैं पर्टिकुलर वे उन्होंने बताया। ठीक है, अब D1 को हम कैसे बनाएंगे, ये तो हमारा D बन गया। D1 कैसे बनेगा, अगर जो हम इन सब को मीन्स ये जो D1 D2 इक्वल के बाद में दिए गए हैं, इन सबको हम फर्स्ट रो में लिख दें, मीन्स फर्स्ट कॉलम में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में लिख दें, तो हमारा क्या हो जाता है, वो D1 बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा D1 मैट्रिक्स कैसे होगा, अगर जो हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दें, मीन्स D1 D2 एंड D3। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम का हो गया। फर्स्ट कॉलम में हमने इसको क्या लिख दिया, D1 D2 D3 को लिख दिया। अब बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही हम लिख देंगे, तो हमारा वो D1 बन जाएगा। ठीक, अब इसको हम देखिए B1 B2 ऐसे लिख देना है, B1 B2 एंड B3, C1 C2 C3। ठीक, ये हमारा D1 बन गया। अब हमें फिर ऐसे D2 लिखना, जितने इसमें देखिए जितने हमारे इक्वेशन होंगे उतने D हमारे D1 D2 D3 D4 एंड सो ऑन ऐसे बनते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से हम D2 बनाते हैं। D2 हमारा कैसे बनेगा, D2 में हमें क्या करना रहेगा, सेकेंड रो में हम अपने D1 D2 D3 के एलिमेंट्स को लिख देंगे, मीन्स जो इक्वल के इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल के बाद हैं, तो यहाँ पर तो वही रहेगा जो पहले था A1 A2, इस D से लिखना है। ये जो हमारा D बनता है पहले में, उसी से हमारा D1 D2 D3 D4 निकल के बनता है। ठीक है, तो D2 हो गया। अब D2 में हमें क्या लिखना है, A1 A2 एंड A3 हो गया। ठीक, ये था। अब इस B1 B2 B3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, D1 D2 D3 लिखेंगे। तो D1 हो गया, D2 हो गया एंड D3 होगा। फिर उसको एज इट इज C1 C2 एंड C3। ठीक, अब इसी तरह से हमारा क्या बनेगा, D3 बनेगा। ठीक है, D3 का भी मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा। अब इसमें क्या रहेगा, जो हमारा थर्ड कॉलम रहेगा उसकी जगह पे हमें D1 D2 D3 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1 हो गया, A2 हो गया एंड A3 हो गया। ठीक, यहाँ पर B1 था, B1 हो गया, B2 था एंड B3। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको मैं अलग कलर से लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड दिखने में भी अच्छा लगेगा और समझ भी पाएंगे आप। इसको D1 लिख दीजिए, इसको D2, इसको D3। ठीक, ये हो गया। इसी तरह हम इन सब को भी कर देते हैं, D1 D2 D3 और यहाँ पर भी। ठीक है, D1 D2 D3। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, D1 D2 D3 बन गया और एक D बन गया, क्योंकि हमारे पास क्या थे, थ्री जो है इक्वेशंस थे, इसलिए हमारे पास 3 D निकल के आए। ठीक है, यहाँ पर D1 D2 D3, अगर जो 4 इक्वेशन होते तो 4 D बनता। ठीक, तो हमारा वो 4x4 का मैट्रिक्स बनता। ठीक है, ये हमेशा जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, चाहे जो इक्वेशन दे देगा उसमें जो है उसको जब आप उससे मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इससे भी आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि क्रैमर रूल्स जो फॉलो होता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, उसी को हम डिटर्मिनेंट में के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी अदर कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब इतना करने के बाद हमें अब आता है हमारा मेन काम क्या था, यूनिक सॉल्यूशन निकालना, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट सॉल्यूशंस को निकालना। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नॉन फाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करूं नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस के लिए, ठीक,
नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस के लिए अगर जो मैं बात करता हूँ तो देखिए, अभी मैं होमोजीनियस मैट्रिसेस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस के लिए। इसमें अगर जो आपसे पूछ ले कि यूनिक सॉल्यूशंस क्या हैं, दे दिया आपको, और आपसे पूछ लिया यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आप बताइए कैसे बताएंगे। ठीक, अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। यूनिक सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसमें पहली चीज़ क्या होना चाहिए हमारा, ठीक, जो ये है डी, ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें जो नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस के लिए है, हमारा जो डी होता है यानी डी, उसको अगर जो आप उसका वैल्यू निकालें तो वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, हमारा क्या आना चाहिए, ये 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि अब देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यूनिक सॉल्यूशन तो पूछ लिया, ठीक, इसमें एक और चीज़ पूछ लेता है, ये क्या कंसिस्टेंट इक्वेशंस है कि नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। ठीक है, तो इसमें इक्वेशंस के बारे में अगर जो पूछ लिया, पहली पॉइंट तो ये, अगर जो डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये हमारा क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशंस का क्या होगा, मैट्रिक्स बनेगा। इसमें क्या बनेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन का मैट्रिसेस बनेगा, मींस इसका एक यूनिक वैल्यू आएगी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक यूनिक वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर जो वो 0 के इक्वल नहीं आ रहे तो उसकी कोई ना कोई एक यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, बस वही बताना चाह रहा है यहाँ पे। अब डी इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसी से रिलेटेड क्या कर देता है कि बताइए ये इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है कि नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये एक बात। और ठीक है, तो इससे घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन पूछे आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो उसने कह दिया कि कोई यूनिक सॉल्यूशन का मैट्रिक्स है तो बताइए वो कंसिस्टेंट, क्रेमर्स रूल में वो मेन ऐसे लिख देगा या फिर कोई इक्वेशन दे के ही पूछेगा। ठीक है, क्रेमर्स रूल में ये तो है, या तो क्रेमर्स रूल लिख के पूछेगा या फिर क्रेमर्स रूल के इक्वेशंस दे के पूछेगा आपसे कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, बताइए इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। तो आपको बस अगर जो आप जानते हैं कि कोई भी यूनिक सॉल्यूशन का क्रेमर्स रूल में मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पॉइंट बना के कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे। ठीक, ये था हमारा क्या, यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, पहला क्या था, यूनिक सॉल्यूशन का। अब इसी से हम क्या लिखते हैं, अब अगला क्या था हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, क्या आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। क्या, पहला जो आपका जो डी है, ये मीन्स जो ये डी है ये तो इक्वल 0 आना चाहिए। ठीक है, तभी उसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पहला क्या, डी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, डी इक्वल्स टू 0। इसके साथ साथ मीन्स एंड जो हमारे D1 D2 D3 भी हैं ये भी क्या आने चाहिए, मीन्स D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ये भी हमारे 0 आने चाहिए, तब वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मीन्स या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहिए या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन कहिए या फिर नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन कहिए, ये तीनों इसी के नाम हैं। और यूनिक सॉल्यूशन में जीरो सॉल्यूशन कहिए या फिर ट्राइबल सॉल्यूशन कहिए, उसका मीन्स यही होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो फंडा सीधे सीधे है, खाली एक चीज़ आप निकाल लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर जो ये 0 आ जाता है, ठीक, तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगर जो D1 D2 D3 इज इक्वल्स टू भी 0 आ गए तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब इसमें भी यही पूछ लेता है कि ये इक्वेशंस जो हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, D इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस नहीं हो सकते हैं, यानी कि इनको हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस होते हैं। इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन के जो मैट्रिसेस होते हैं क्रेमर्स रूल में, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस होते हैं। ठीक, नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस होते हैं हमारे ये।
तो ये था हमारा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम क्या है, हमारा लास्ट बचा है इसमें क्या, इसमें ये था हमारा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड लास्ट में था हमारा क्या, नॉन सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन सॉल्यूशन। अब देखते हैं नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या है हमारा अगला, हमारा था नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमने जान लिया यूनिक सॉल्यूशन, हमने जान लिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आते हैं हम नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहता है कि आपका डी, ठीक है, डी तो जीरो हो, लेकिन इसमें एक और चीज़ क्या ऐड हो जाती है कि एनी वन ऑफ द, ठीक है, एनी वन ऑफ D1, D2 और D3, ठीक है, एनी वन ऑफ द D1, D2 और D3 इज नॉन जीरो। क्या हो, नॉन जीरो हो। मीन्स कहने का क्या है कि D तो आपका जीरो हो, ठीक है, D की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, लेकिन D1, D2, D3 में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें क्या है कि एनी वन ऑफ द D1, D2, D3 इज नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए। मीन्स कोई भी एक जो है D1, D2, D3 में से एक जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब इसमें भी वही चीज़ कि इसके जो इक्वेशंस हैं क्या कंसिस्टेंट हैं, तो इसके लिए भी हम क्या लिखते हैं कि इसमें, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी गलती, यहाँ पर भी देखिए इसमें भी क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे। ठीक है, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो हमारे इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे। इसमें जो हमारा होता है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के जो इक्वेशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे, मतलब वो सतत नहीं होंगे। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, सतत नहीं होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या ये था कि नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस के लिए था। ठीक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इसमें क्या हमने देख लिया, अगर जो D इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आता है और D1, D2, D3 में से कोई भी एक नहीं जीरो आता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अगर जो D इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हमारा तो सीधे सीधे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अगर जो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह देता है तो उसमें D इज नॉट इक्वल टू, D इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, एंड D1, D2, D3 इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक, और इनफाइनाइट्स, अब इक्वेशंस क्या होता है, अगर जो यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमारे इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे। अगर ये नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमारा क्या, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। ठीक, आई होप आप लोग बढ़िया से इसको समझ लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब क्या था, नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस के लिए था। ठीक, होमोजीनियस मैट्रिसेस में भी कुछ नहीं होता है, सेम चीज़ होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अब उसी थोड़े से अंतर के बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। ठीक, उसी थोड़े से अंतर के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्या है, नॉन होमोजीनियस। अभी हमने क्या पढ़ा, नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मैट्रिसेस के बारे में। ठीक, उसमें भी ऐसे ही D निकाला जाता है, D ऐसे उसमें भी सेम एज इट इज रहेगा। ठीक, उसमें भी हमारा क्या है, D सेम एज इट इज रहता है। ठीक है, एक मिनट, D ऐसे ही सेम उसमें भी रहेगा। और जो, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको सीधे सीधे, देखिए क्या होता है होमोजीनियस मैट्रिसेस। होमोजीनियस मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, D तो ऐसे सेम उसमें भी बनेगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D ऐसे ही बन गया। D1, D2, D3 भी ऐसे ही बनेंगे,
लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये 0 है, ये क्या होगा, तो इसमें आप डी ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। इसमें 2 ही होते हैं, पहले मैं बता दूं, इसमें डी केवल बनेगा, D1 D2 D3 नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जब अब देखिए, इसमें सीधे सीधे आप जानिए यूनिक सॉल्यूशन कैसे हम जानेंगे, इन जब होमोजीनियस मैट्रिसेस रहेंगे तो, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हम जानेंगे कैसे रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, वही चीज़, डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। और इसमें एक चीज़ क्या होगा, जो हमारे ये हैं मीन्स ये जो नॉन वेरिएबल्स हैं, मीन्स x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा z हो, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू z, यहाँ पर मैंने z नहीं लिखा था, C1z C2z C3z, यहाँ भी C1z, यहाँ C2z, यहाँ C3z, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z जो होगा ये हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक। किसमें, होमोजीनियस मैट्रिसेस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या है कि d इज नॉट इक्वल टू 0 हो और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, मीन्स जो ये कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, ठीक है। तभी वो क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। वैसे होमोजीनियस से कभी पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है नॉन होमोजीनियस से, इसलिए इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। ये तो मैं बता दे रहा हूँ, एडिशनल एक आप जान लीजिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये था हमारा क्या, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को है ही नहीं। अब आगे है इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी वही चीज़ क्या है कि d इज इक्वल टू 0 हो, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे सीधे क्या हो, d इज इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बस यही था हमारा क्या, होमोजीनियस मैट्रिसेस एंड क्या, नॉन होमोजीनियस मैट्रिसेस, क्रेमर्स रूल, बस इतना ही था। इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एनडीए में, इससे ज़्यादा पढ़ने की ना आपको कोई नीड है और ना ही इससे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाएगा। बस इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान रखिए, जैसे कि क्या है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, क्रेमर्स रूल क्या होगा, फॉलो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, या स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी क्यों, अब इसका भी एक रीज़न है कि क्योंकि डिटरमिनेंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस से होते हैं, इसलिए क्रेमर रूल जो होगा हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए फॉलो करेगा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं कि नहीं है, बस इन्हीं सब चीज़ों से घुमा फिरा के एक प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। तो फिर हम मिलेंगे फिर इसके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।